हाय ब्यूटीफुल। अरे बबलू, तुम आओ आओ, अंदर आओ। दुनिया की सबसे सबसे खूबसूरत लड़की को मेरी तरफ से प्यार भरा हैप्पी 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 बर्थडे। थैंक यू। वैसे आज तुम कुछ अलग ही मूड में लग रहे हो। अब क्या बताऊं, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ पता नहीं मुझे कुछ हो जाता है। मैं एक अलग ही दुनिया में चला जाता हूँ जहाँ मुझे सिर्फ तुम नजर आती हो। वाह वाह, क्या बात है। ऐसे डायलॉग तो अब तक सिर्फ फिल्मों में ही देखे और सुने थे, जब हीरो हीरोइन से अपने प्यार का इजहार करता है। पर्सनल जिंदगी में पहली बार सुन रही हूँ। बाय द वे, तुम फिल्मों में एक्टिंग करने का प्लान कर रहे हो क्या, या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? सही पकड़ा तुमने। आज से पहले मैं तुम्हें कभी अपने दिल का हाल कह नहीं पाया। आज मौका मिल ही गया है तो हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ओह गॉड, मैं तो बस ऐसे ही बोल पड़ी। और तुम बबलू, देखो, तुम मुझसे प्यार करते हो ये जानकर मैं जितनी सरप्राइज हूँ उतनी ही खुश भी। मैं तुम्हारे प्यार की इज्जत करती हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। इत्तेफाक से कल विजय ने भी मुझे प्रपोज किया था और तब मैं बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि सच कहूँ तो मुझे तुम और विजय दोनों अच्छे लगते थे। लेकिन तुम्हारे आने से ठीक पहले मैंने विजय से ही शादी करने का मन बना लिया है और अब मैं उसी से शादी करूंगी। आई थिंक आई लव हिम। कौन विजय? वो मूर्तिकर? हाँ, वही। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अरे मैं भी ना, मुझे किसी से मिलना था, भूल ही गया। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, मुझे अभी वॉल स्ट्रीट जाना होगा। बाय। चलो भाई, मूर्ति भी बनकर तैयार हो गई। थोड़ी देर सूखने देता हूँ, फिर नेहा को जाकर उसका बर्थडे सरप्राइज देता हूँ। इसे देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी क्योंकि वो भगवान शिव की सवारी नंदी जी को बहुत पसंद करती है। अरे बबलू, तुम? लगता है मौसम खराब होने वाला है, तुम अंदर आ जाओ। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना तुम्हें? कुछ देर पहले आते तो शायद डिस्टर्ब हो जाता, लेकिन अब काम से फ्री हो चुका हूँ। तुम बताओ, इतनी रात को कैसे आना हुआ? कुछ नहीं यार, बस यहीं पास से गुजर रहा था तो अचानक ध्यान आया तुम्हारा घर आसपास ही है, तो सोचा तुमसे मिलता चलूं, तो आ गया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कैसी बात कर रहे हो यार, भला मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। क्या किया तुमने? क्यों? क्योंकि मैं भी नेहा से प्यार करता हूँ और तुमसे ज्यादा करता हूँ। देख लो, तुम्हें मारने में जरा भी घबराया नहीं। मारे जाने के बाद नेहा मेरी होगी, सिर्फ मेरी होगी नेहा। नेहा विजय के घर में आग लग गई और विजय। क्या हुआ विजय को? He is dead। वो आग में जल गया नेहा, वो आग में जल गया। ये कैसा घर है? एक भी पैसा नहीं मिला। यहाँ लगता है घर का मालिक बहुत कंजूस है। मूर्तियों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। खैर कोई नहीं, इन मूर्तियों को ही बेचकर पैसा बना लूंगा। ये वाली मूर्ति तो बहुत खूबसूरत है और सबसे अलग भी।
भूत 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 भूत। भागने की तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार है, तुम कहीं नहीं भाग सकते। मुझे छोड़ दो जी। ओ जी जी जी, गलती हो गई जी मुझसे। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी नहीं। अगर तुझे जिंदा रहना है तो मेरा एक काम कर दे। ये क्या? मैं तो आपके 100 काम कर दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। तो फिर इस मूर्ति को ले जाकर बिजनेसमैन बबलू को दे दो। अगर नहीं दोगे तो मारे जाओगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर दे देता हूँ। जी कहिए। जी मुझे बबलू जी से मिलना है। मैं ही हूँ बबलू, कहिए। बहुत अच्छे सर। सर हमारी कंपनी की तरफ से फोन नंबर के जरिए लकी ड्रॉ करवाया गया था जिसमें आपका नाम आया है, इसलिए आपको बिल्कुल फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है। ये रहा। ओह थैंक यू। वाह, कितनी खूबसूरत मूर्ति है। ऐसी मूर्ति तो उसे भी बहुत पसंद है। हेलो नेहा, तुम अभी इसी वक्त मेरे घर आ सकती हो क्या? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। नेहा देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या मंगाया है। तुम्हारी सबसे पसंदीदा मूर्ति नंदी जी। तुम्हें पता है, इसे मैंने खास तुम्हारे लिए ही बनवाया है। वाओ, सो नाइस, सो ब्यूटीफुल। मुझे पता था नेहा, नंदी जी की मूर्ति देखकर तुम्हारे चेहरे में स्माइल जरूर आएगी। इस स्माइल को देखने के लिए मैं न जाने कब से तरस रहा था। नेहा, जाने वाला तो चला गया, अब उसका सोच सोच कर इस जिंदगी को सैड बनाना क्या सही है? बबलू, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं विजय से प्यार करती हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ उसके सिवाय किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। जिंदगी बहुत बड़ी है नेहा, इसे यूं बर्बाद मत करो। आखिर तुम कब तक यूं ही गम के साए में अकेली तड़पती रहोगी? मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। अगर तुम्हें सही लगे तो मैं तुम्हारा दुख अपने साथ शेयर करना चाहता हूँ। बबलू, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे बहुत खुश रखोगे, लेकिन सॉरी बबलू, मैं विजय की जगह किसी और को नहीं दे सकती। और प्लीज, आज के बाद हम इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करेंगे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ। जो चीज मुझे प्यार और प्रार्थना से नहीं मिलती नेहा, उसे मैं साम दाम दंड भेद से हासिल कर लेता हूँ। कुछ ही देर में तुम मेरी बाहों में होगी। ये लो, कोल्ड ड्रिंक पियो। इसे पीने से तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठंडा और ताजा हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक मत पीना नेहा। कौन है? कौन है? सामने आओ। नेहा, इस बबलू ने तुम्हारे ग्लास में बेहोशी की दवा मिलाई है। झूठ है नेहा, मैंने कुछ नहीं मिलाया है। कौन है? सामने आओ, आओ सामने। तुम? क्या बात है, तुम्हारी याददाश्त शक्ति तो बहुत तेज है। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल ही गए होगे। विजय, तुम कहाँ चले गए थे विजय? अपनी नेहा को छोड़कर कहाँ चले गए थे? हाँ? यूं दूर जाने के लिए मुझे माफ कर दो नेहा। तुम्हारे जन्मदिन के तोहफे के लिए मैंने तुम्हारे लिए नंदी जी की यही मूर्ति बनाई थी, लेकिन तुमसे मिलने से पहले ही इस कपटी, धूर्त, धोखेबाज दोस्त कहलाने वाले नीच इंसान ने मुझे मारकर मेरे घर में आग लगा दी। नेहा, इंसान नहीं, भूत है। बातों में मत आना, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, मेरा
विजय झूठा नहीं है, झूठे तुम हो, धोखेबाज हो तुम, हत्यारे हो। मैं हत्यारा हूँ और हत्यारा मैं तेरी वजह से ही बना हूँ, समझी? मैंने तुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है नेहा, लेकिन तुमने मुझे छोड़कर इस 2 टके के मूर्तिकार को चुन लिया। तुमने मुझे न ठुकराया होता, मुझसे शादी कर दी होती तो विजय को मरना नहीं पड़ता, समझी तू? तुमने बनाया है मुझे हत्यारा। विजय, बचाओ मुझे, बचाओ विजय। खबरदार आगे बढ़े तो मैं इसे भी मार दूंगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तू एक आत्मा को धमका रहा है। हंस क्या रहा है? चले जा यहाँ से, तो मैं सच में इसे मार दूंगा। उस दिन तो तूने मुझे धोखे से मार दिया था कमीने, लेकिन आज तू किसी को नहीं मार पाएगा। नेहा, मैं जाना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे जाना ही होगा। लेकिन जाने से पहले तुम्हें बस यही कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नेहा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विजय। I love you too। तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी विजय। अगर उसके लिए मुझे मरना भी पड़ेगा तो मैं मरूंगी, और मरने के बाद हम दोनों अपनी दुनिया में खुशी खुशी साथ रहेंगे। नहीं नेहा, आत्महत्या करना पाप होता है। तुम ये पाप मत करो। वादा करो, तुम जियोगी, मेरी खातिर जियोगी। वादा करो नेहा। अगर तुम यही चाहते हो विजय तो ठीक है, मैं जीऊंगी। खुश रहना। तुम भी। चलता हूँ। विजय। ऐसा कहते हैं कि आज का समय कलयुग का समय है। जो इसे मानते हैं वो ये बात जानते हैं कि कलयुग में बुराई बढ़ने वाली है। आदमी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और एक दूसरे को मारते फिरेंगे। कोई किसी के बुरे वक्त में मदद नहीं करेगा, उल्टा सामने वाले की कमजोरी का फायदा उठाएगा। आज की इस कलयुग की कहानी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है। एक रात प्रणित और एक डॉक्टर प्रणित के घर में बैठकर बातें कर रहे थे। प्रणित को एक बीमारी थी, उसी का इलाज करने के लिए डॉक्टर आई थी। देखो प्रणित, तुम्हें खुद का ध्यान खुद ही रखना होगा। तुम्हारी इस बीमारी की वजह से तुम्हारी सारी फैमिली तुम्हें छोड़कर चली गई है। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। मैं हिम्मत से ही काम ले रहा हूँ डॉक्टर, पर मैं क्या करूँ? मेरा डर बढ़ता ही जा रहा है। तुम्हारी बीमारी को तुम अच्छी तरह से समझो। तुम्हें बचपन से ही अंधेरे से डर लगता है, और जैसे जैसे तुम बड़े होते गए तुम्हारा डर भी बढ़ता गया। वही तो मैं भी कह रहा हूँ डॉक्टर। पर बचपन में तुम नादान थे, पर अब तुम्हें समझना होगा कि ये तुम्हारा वहम है, बाकी कुछ नहीं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ खुद को ये बताने की कि ये अंधेरे का डर कुछ नहीं है, पर हो ही नहीं पा रहा। और अब डर बढ़ने के साथ साथ मुझे डरावने वहम भी होते हैं। जैसे कि क्या? जैसे कि नहीं, मैं नहीं बता सकता। प्रणित, तुम शांत रहो। अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा, और मुझे सब कुछ पता नहीं चला तो मैं तुम्हारा इलाज कैसे करूंगी? बताओ। जब भी मेरा सामना अंधेरे से होता है तो मुझे लगता है आसपास की सारी ना हिलने वाली निर्जीव चीजें मुझे मारने आ रही हैं। ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें मिलकर मुझे अंधेरे में जकड़ देना चाहती हूँ। ठीक है प्रणित, मुझे तुम्हारी परेशानी समझ में आ रही है। फिलहाल के लिए ये दवाइयाँ ले लो, कल मैं आकर डोज बदल दूंगी। ठीक है डॉक्टर। अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना और अंधेरे से दूर रहना। डॉक्टर वहां से दवाई देकर चली गई। प्रणित ने दवाई खाई और लाइट वैसे ही चालू रखकर सोने के लिए चला गया। प्रणित बेड पर सोने ही जा रहा था, तभी अचानक घर की लाइट चली गई। घर में पूरा अंधेरा हो गया। प्रणित बहुत डर गया, क्योंकि ये
उसके साथ पहली बार हो रहा था। बाहर भी काला अंधेरा था और घर में भी। प्रणित पूरे घर में यहाँ वहां भागने लगा। मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। डरना नहीं है, डरना नहीं है। मुझे टॉर्च ढूंढनी होगी, वही रोशनी ला सकती है। वो टॉर्च को खोजने लगा। अचानक से उसे याद आया कि टॉर्च अलमारी में है। वो हिम्मत करके अलमारी के पास गया। जैसे ही उसने अलमारी खोली, अंदर के सारे कपड़े एकदम से उसके मुंह पर गिर गए। प्रणित और भी डर गया। बचाओ, बचाओ! वो जैसे तैसे करके कपड़ों से बाहर आया। घर में अभी भी घना अंधेरा था और उसकी वजह से प्रणित बुरी तरह से डर रहा था। अचानक उसकी नजर अलमारी में रखे टॉर्च पर पड़ी। वो बहुत खुश हुआ, पर अगले ही पल उसे यह एहसास हुआ कि टॉर्च लेने के लिए उसे उस अलमारी के पास जाना होगा। वो डरते हुए धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर अलमारी की ओर जा रहा था। जैसे ही वो उस अलमारी के पास पहुंचा, उसने झट से टॉर्च उठाई और उसे चालू किया। कमरे में थोड़ी रोशनी फैल गई। प्रणित को थोड़ा अच्छा फील हुआ। वो उस टॉर्च की मदद से मीटर बॉक्स की तरफ आया और लाइट किस वजह से गई है ये मालूम करने की कोशिश करने लगा। आसपास के सारे घरों की लाइट है, मेरे ही घर को क्या हुआ है? वो जब मीटर बॉक्स चेक कर रहा था, तभी अचानक टॉर्च बंद पड़ गई। प्रणित फिर से डर गया। इस बार वो ज्यादा डर गया क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद वो टॉर्च थी। प्रणित उसे शुरू करने की कोशिश कर रहा था, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। एकदम से उसे घर के बाहर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर प्रणित डर के मारे कांपने लगा और घर के अंदर भाग गया। प्रणित भागता हुआ अपने कमरे में जा पहुंचा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि उसकी अलमारी अपनी जगह पर न होकर दूसरी जगह पर है। जो कपड़े गिरे हुए थे वो भी पूरे कमरे में फैल चुके हैं। ये आ गए, ये सब कपड़े, ये अलमारी मुझे मारना चाहती है। रोशनी, मुझे रोशनी खोजी होगी, वरना ये मुझे मार डालेंगे। मोमबत्ती लाया था मैं, पर वो तो अब किचन में होगी। मतलब अब किचन तक जाना होगा, वो भी इस जानलेवा अंधेरे में। नहीं नहीं, अगर बीच में ही किसी चीज ने मुझ पर हमला कर दिया तो नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्रणित वहीं अपने कमरे के एक कोने में बैठा रहा। उसका डर बढ़ता जा रहा था। बैठे बैठे उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सारे कपड़े, अलमारी, उसका बेड उसकी तरफ आ रहा है। अचानक उसकी अलमारी उसके ऊपर गिरने लगी। वो अलमारी उसके ऊपर गिरने ही वाली थी, पर प्रणित वहां से हट गया। वो इतना डर गया कि वहां से भागते हुए सीधे किचन में पहुंचा। जैसे ही वो किचन में पहुंचा, वहां की सारी चीजें हिलने लगी। उसकी आवाज के कारण प्रणित डर गया। वो किचन के बाहर भागने लगा, पर किचन का दरवाजा एकदम से बंद हो गया। ये सब मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें पता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। अचानक किचन की खिड़की जोर से बजने लगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगी। वो आवाज इतनी बढ़ गई कि एकदम से खिड़की के सारे कांच टूट गए। कांच टूटते ही सारी आवाजें शांत हो गई। प्रणित खिड़की की तरफ ही देख रहा था। वो शांति से खड़ा ही था, तभी अचानक बाहर से एक चाकू तेजी से आकर उसकी छाती में घुस गया। प्रणित उस चाकू के एक ही वार में बुरी तरह से घायल हो गया और जमीन पर गिर गया। वो जमीन पर तड़प रहा था। किसी भी समय वो मर सकता था, पर तभी अचानक उसके किचन का दरवाजा खुला और एक औरत की परछाई अंदर आने लगी। जैसे ही वो औरत अंदर आई, प्रणित उसे देखकर हैरान रह गया और अगले ही पल उसने अपना दम तोड़ दिया, क्योंकि वो औरत और कोई नहीं बल्कि उसी की डॉक्टर थी। डरपोक इंसान, तुम जैसों को इस धरती पर जीने का कोई हक नहीं है। अब तुम्हारी सारी दौलत मेरी हो गई।
खेड़ गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। पूजा और राकेश पति पत्नी थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम रोशनी था। पूजा और राकेश दोनों अनपढ़ थे। पूजा साफ सफाई का काम करती थी और राकेश एक मजदूर था। एक दिन रोशनी को तेज बुखार आया। राकेश और पूजा दोनों परेशान थे। देखिए ना, रोशनी को तेज बुखार आ गया है। मैं जहाँ काम कर रही थी वो कंपनी भी बंद हो गई है। इसे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए पैसे भी नहीं है। आज घर बैठे 5 दिन हो गए हैं, कोई काम पर बुला ही नहीं रहा है। ऐसा चलता रहा तो हम कैसे रहेंगे? रोशनी को काढ़ा पिला के सुला देती हूँ। कल कहीं ना कहीं से पैसे का बंदोबस्त करते हैं। इन दोनों की जिंदगी बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रही थी। कुछ दिनों में इनके घर में खाने को भी कुछ नहीं रहेगा। तभी उस रात पूजा की सहेली मालती का फोन आता है। पूजा, एक काम आया है, पर तू कर पाएगी या नहीं? हाँ, मुझे वैसे भी काम की ही जरूरत है। अच्छा सुन, पास ही के गांव में एक घर में आग लग गई थी। उस घर की मालकिन उसी के अंदर जलकर मर गई। उसकी बॉडी को घर से बाहर निकालना है, अच्छे पैसे मिलेंगे। कोई भी उस घर में जाना नहीं चाहता है। माना जाता है वो औरत काला जादू करती थी। पूजा को पैसों की जरूरत थी, इसलिए पूजा ने हाँ बोल दिया। अगली सुबह पूजा जले हुए घर में पहुंच गई। घर काफी डरावना था। घर के अंदर एक जली हुई औरत की लाश थी और पूजा को पता था कि वो औरत काला जादू करती थी। ये सब कही सुनी बातें सुन के पूजा अंदर से डर गई थी। फिर भी पूजा ने हिम्मत से काम लिया। पूजा जली हुई औरत के पास गई तो पूजा ने देखा, बाप रे, इसके शरीर पे कितने गहने हैं। अगर मैं कुछ रख लूं तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पूजा ने सारे गहने शरीर से उतार के अपने पास रख लिए और उस औरत को एक सफेद कपड़े में बांधकर उसे बाहर ले आई। उसे अपने पैसे मिल गए। पूजा बहुत खुशी खुशी घर पहुंचती है। उस रात सब लोग पेट भर के खाना खाते हैं और सब सो जाते हैं। तभी पूजा के सपने में वही जला हुआ घर दिखाई देता है और वो जली हुई औरत भी वैसे ही लेटी होती है जैसा पूजा ने देखा था हूबहू। कुछ समय बाद जली हुई औरत अचानक से उड़ जाती है। पूजा के करीब आके बोलती है, मेरी चीज मुझे वापस कर दो। पूजा डर के मारे उठ गई। पूजा बेहद डरी हुई थी। ये सब सपना था, ये सोचकर उसकी जान में जान आई। बाप रे, इतना डरावना सपना। पूजा पसीना पसीना हो गई थी। पास ही में मटका रखा था, बिल्कुल खिड़की के नीचे। पूजा जैसे ही पानी पीने लगी, खिड़की खुली और खिड़की के बाहर से जला हुआ हाथ अंदर आया। चीख से राकेश भी उठ गया। क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? वो खिड़की से जला हुआ हाथ अंदर आ रहा था। राकेश उठ के खिड़की के बाहर देखने लगा। कोई नहीं है बाहर। राकेश ने खिड़की बंद कर ली। पूजा ने राकेश को सारी बातें बताई, उस गहने के बारे में भी। कहीं वो सच में ना आई हो। ऐसा कुछ नहीं होता, बुरा सपना होगा, सो जाओ। राकेश ने पूजा को सहलाया और फिर वो सो गई। अगली सुबह पूजा ने अपनी सहेली मालती से बात की और पिछले दिन की सारी बातें बता दी। ऐसा कुछ नहीं होता पूजा। कल तूने पूरा दिन उसके घर में बिताया ना, हर तरफ खून ही खून था वहां, इसलिए तुझे ऐसा सपना आ रहा होगा। तू आराम कर। अगली रात भी पूजा को वही सपना वापस आया। इस बार वो जली हुई औरत पूजा के बिस्तर में आ गई और रोते रोते बोलने लगी।
तूने जो मेरी चीज ली है वो मुझे लौटा दे। वो मेरे पति ने मुझे दी थी। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, दे दे, वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ। फिर से पूजा डर के मारे उठी और ये सारी बात राकेश को बताने लगी। इस बार वो जली हुई औरत यहाँ बैठी थी। तुम्हें आभास हो रहा है। सो जाओ, कोई नहीं है यहाँ। पूजा रात भर सो नहीं पाई। पूजा को तेज बुखार आ गया और फिर पूजा को खून की उल्टियां होने लगी। ये देख के राकेश और पूजा दोनों डर जाते हैं। तभी राकेश पूजा को डॉक्टर के पास ले जाता है कुछ टेस्ट करवाने के लिए। रिपोर्ट में तो सब कुछ नॉर्मल है। ये सुन के राकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूजा भागते हुए मालती से मिलने उसके घर गई। पूजा ने मालती को सब बताया। तेरे बोलने का मतलब है जब से तूने उसका सोना लिया है तभी से वो जली हुई औरत ऐसा कर रही है। एक काम करते हैं, यहीं पास में एक बाबा है, पर अभी नहीं, वो 3-4 दिन के लिए बाहर गए हैं। बाबा जैसे ही आते हैं हम उनसे मिलकर इस समस्या के बारे में बताते हैं। तब तक तू अपना ख्याल रख। धीरे धीरे दिन बीतते गए। हर दिन जली हुई औरत पूजा के सामने आके रोती रहती थी। अक्सर पूजा खुद में ही बड़बड़ करती रहती थी। कभी अचानक से चिल्लाने लगती तो कभी हंसने लगती। ऐसा लग रहा था जैसे पूजा पागल हो रही थी। रोशनी को मालती का कॉल आया। हेलो रोशनी। आंटी, मुझे मेरी माँ से डर लगने लगा है। मेरी माँ को बचा लो। एक काम कर, तू यहाँ आ जा, हम बाबा के पास चलते हैं। बाबा सब ठीक कर देंगे। मालती और रोशनी बाबा के पास जाती हैं। सब सच सच बाबा को बता देती हैं। मेरी माँ को बचा लीजिए। तुम लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम लोगों ने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है अपने गले में। मदद कीजिए बाबा। ये ताबीज लो और पूजा के गले में बांध देना, और जहाँ से सोना लिया था वहीं छोड़ के आओ। पर बाबा, सोना तो उसकी लाश से लिया था। वो लाश तो जल चुकी है। मेरा मतलब उसी घर में सोना रख के आओ। और सुनो, जब सोना रखोगे तो पीछे पलट के मत देखना। मालती और रोशनी को बाबा की बात समझ आ गई। रोशनी अलमारी खोल के सोना ले लेती है। मालती और रोशनी उस जले हुए घर में जाते हैं और बिल्कुल बाबा ने जैसे बोला था वैसे रोशनी सोना फेंक देती है। पीछे किसी के होने का आभास होता है, पर वो लोग मुड़ते नहीं हैं। उसी दिन पूजा बिल्कुल ठीक हो जाती है। मानो वो गहने नहीं, श्राप थे श्राप। ऐसा श्राप जो एक दिन पूजा की जान ले लेता। एक रात की बात है। आशा नाम की एक औरत कहीं से लौट रही थी। वो एक सुनसान मेट्रो स्टेशन में आई। ये मेट्रो स्टेशन इतना सुनसान क्यों है आज? बाप रे, बाप रे, इतनी गंदगी, ऊपर से अंधेरा अलग। पहली बार इस मेट्रो स्टेशन में आई हूँ, अगली बार नहीं आऊंगी। तभी आशा को कराहने की आवाज आती है। आशा वहीं रुक जाती है। ये क्या था? कौन है यहाँ? आशा पीछे देखती है तो उसके पास से एक परछाई गुजरती है। आशा डर जाती है। आशा की सांस फूलने लगती है। सांस फूलने की वजह से वो जोर से चिल्ला भी नहीं पाती है। बचाओ, बचाओ। आशा दिल की मरीज थी। थोड़ा सा भागकर वो रुक गई और उसकी सांसें फूल गई। तभी आशा के ऊपर 2-4 खून की बूंदें गिरती हैं। आशा ऊपर देखती है। 15-16 साल की एक लड़की ऊपर चल रही थी और उसका खून आशा के ऊपर टपक रहा था। डर के मारे आशा को दिल का दौरा पड़ गया और वही तड़पते तड़पते वो मर गई।
अगले दिन पुलिस आशा की मौत को हार्ट अटैक समझकर केस क्लोज कर देती है। उसी दिन रात के लगभग 8 बजे एक बच्चा मेट्रो स्टेशन के पास बॉल से खेल रहा था। उसका बॉल मेट्रो स्टेशन के भीतर चला जाता है और बॉल ढूंढने वो भी अंदर चले जाता है। कहाँ गई बॉल? यहीं तो आई थी। तभी उसे बॉल पटकने की आवाज आती है। उस बॉल के साथ वही लड़की खेल रही थी, सर बालों से ढका हुआ और कपड़े गंदे। वो मेरा बॉल है, मुझे दे दो। तुम मेरे साथ खेलोगे? ठीक है। भूतनी बॉल दूर फेंक देती है। अरे इतना दूर नहीं फेंकना था, मैं यहाँ खड़ा हूँ ना। बच्चा बॉल लाने पीछे जाता है। बॉल उठा के जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो भूतनी बच्चे के सामने खड़ी हो जाती है और बाल हटा के उसके सामने हंसते हुए कहती है, अब तो मेरे साथ यही खेलता रहेगा। बच्चा उसकी डरावनी शक्ल और हंसी देख के डर जाता है और चिल्लाते हुए मेट्रो स्टेशन के बाहर भागने लगता है। वो भूतनी वापस ऊपर सीलिंग पर चलने लगती है। अब तू मेरा दोस्त है, तू यहीं रहेगा। हम एक साथ बहुत खेलेंगे। बच्चा रोते हुए भागता है। तभी बच्चे की माँ उसके सामने आ जाती है। तू मेट्रो स्टेशन के अंदर क्या कर रहा है? मैं तुझे बाहर ढूंढ रही थी। मम्मी वो मुझे मार देगी, मेरा पीछा कर रही है। कोई नहीं है तेरे पीछे। तू रोना बंद कर और घर चल। हर दिन तेरी नौटंकी बढ़ती ही जा रही है। जैसे ही बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़ता है, भूतनी दोनों को वापस अंदर खींच लेती है। उन दोनों को बेरहमी से मार देती है। कहती है, जो कोई भी रात के समय इस मेट्रो स्टेशन में कदम रखता है, उसकी मौत निश्चित है। धीरे धीरे ये बात फैल जाती है और अब कोई भी उस मेट्रो स्टेशन के पास से भी नहीं गुजरता। कभी कभी आधी रात में उसी लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है और कभी रोते हुए मुझे बचाओ की भी आवाजें आती हैं। इस मेट्रो स्टेशन के बारे में अब पूरे शहर में बातें होने लगी हैं। मधु को जब इस मेट्रो स्टेशन का पता चला तो उसने अपने फ्रेंड को कॉल लगाया। तुझे भूत देखने थे ना? चल तुझे आज रियल का भूत दिखाती हूँ। मुझे भूतों पर रिसर्च करते हुए 2 साल हो गए, पर आज तक एक भी भूत नहीं दिखा। इस बार जरूर दिखेगा। मधु और अनिकेत को भूतों में बहुत दिलचस्पी थी। उन दोनों ने इस विषय में पढ़ाई भी की थी। उनकी यही दिलचस्पी उन्हें मेट्रो स्टेशन तक खींच लाई। वो दोनों वहां पहुंच गए। यही भूतिया मेट्रो स्टेशन है क्या? हाँ, लोगों का तो यही कहना है। पर मुझे किसी भी तरह से ये मेट्रो स्टेशन भूतिया नहीं लगता। ये तो नॉर्मल मेट्रो स्टेशन की तरह है। इतने भीड़ भाड़ वाले मुंबई में थोड़ी ना कोई भूत रहता होगा भला। अरे यहाँ इंसानों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। अरे गधे, पहले मेट्रो स्टेशन के नीचे तो चल। भूत होगा भी तो नीचे ही होगा। और क्या पता अंदर जाते ही कोई भूत या भूतनी मिल जाए। अच्छा जी, चलो ठीक है। ये देख, मैं एनर्जी मशीन भी लाई हूँ। जैसे ही कोई एनर्जी हमारे आसपास होगी, ये ग्रीन लाइट रेड हो जाएगी। ठीक है, अब तू बोल रही है तो जाके देख लेते हैं, वरना मुझे इस बात पे यकीन नहीं है। इतने सालों में तो भूत कोई दिखा नहीं, अब क्या मिलेगा? और मिल भी गया तो क्या करेंगे? मैंने गंगा जल भी ले लिया है। अगर वो भूत स्ट्रॉन्ग होगी तो गंगा जल हमें सेफ रखेगा। चल चल अंदर चल। गंगा जल, वाह, जैसे आज सच में भूतनी मिलने वाली है और तू उसे मार ही देगी। दोनों मेट्रो स्टेशन के अंदर जाते हैं। उनकी मशीन अभी भी ग्रीन ही थी। देखा, भूत ऐसा कुछ नहीं है इस मेट्रो स्टेशन में। बस लोगों ने फालतू का ढिंढोरा पीट कर रखा है। भूतिया मेट्रो स्टेशन, भूतिया मेट्रो स्टेशन। हाँ यार, इस मशीन की लाइट रेड नहीं हुई और यहाँ कुछ भी अजीब नहीं हो रहा है।
वही तो, चल अब वापस चलते हैं, बेफिजूल इतना टाइम वेस्ट कर दिया। वो दोनों मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने ही वाले थे कि उनकी मशीन की लाइट अचानक से रेड हो गई। ये क्या हो रहा है? लगता है कोई भूत या शक्ति है यहाँ। देख, ये कितनी जोर जोर से ब्लिंक हो रहा है। मतलब यहाँ सच में भूत है? हाँ। दोनों रुक गए। तभी पायल की आवाज आने लगी और दोनों आवाज का पीछा करने लगे। वो देखते हैं कि एक कोने में एक लड़की अपना सर झुका के रो रही थी। दोनों उस लड़की के पास जाते हैं। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? कौन हो तुम? अरे यहाँ से निकलो, तुम्हारी जान को खतरा है। अनिकेत, वही भूत है, भाग! वो भूतनी अनिकेत की गर्दन पकड़ के उठा लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। मधु अनिकेत को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो भूतनी मधु को भी धक्का दे देती है। अनिकेत का मुंह लाल हो जाता है। धीरे धीरे अनिकेत की आंखें बंद होने लगी हैं। तभी मधु जल्दी से गंगा जल निकालती है और भूतनी के ऊपर छिड़कती है। गंगा जल से भूतनी जलने लगती है और अनिकेत को छोड़ देती है। हम तो तेरी मदद करने आए थे और तू मेरे ही दोस्त को मारने वाली थी। अभी तुझ पे गंगा जल डाल के तुझे जला दूंगी। आज तेरी खैर नहीं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना प्लीज। तुम भूत कैसे बनी? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मेरा नाम ज़ारा है। 5 साल पहले मैं कॉलेज से घर जा रही थी और इसी मेट्रो स्टेशन में 5 लोग बैठकर दारू पी रहे थे। मुझे देखते ही मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे और उसी में मेरा सर दीवार पे जा टकराया। बहुत खून निकल रहा था। वो लोग डर के मुझे वहीं छोड़कर भाग गए और मैं मर गई। तब से यही भूत बनकर कैद हूँ। ज़ारा की कहानी सुनकर अनिकेत और मधु की आंखों में आंसू आ गए थे। दोनों ज़ारा से नजर तक नहीं मिला पा रहे थे। अचानक से भूतनी उनके पीछे आ जाती है और उन दोनों की गर्दन पकड़ लेती है। दोनों छटपटा रहे हैं। थोड़ी बातें क्या कह दी, तुम दोनों तो रो पड़े। बड़े बेवकूफ हो। भूतनी ने सामने की दीवार पे दोनों का सर पटक पटक के उनकी जान ले ली। इस मेट्रो स्टेशन में आने वाला मरेगा, जरूर मरेगा। सुनसान सड़क पर राजेश और सुजीत गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रहे थे। दोनों नशे में धुत थे। उनको ये तक होश नहीं था कि वो जा कहां रहे हैं। यार, आज की पार्टी में मजा ही आ गया। फुल ऑन एंजॉय, है ना? हाँ, फुल ऑन एंजॉय। यार, शराब कबाब तो दोनों थे, बस एक ही चीज की कमी थी। कबाब और शराब के साथ शबनम भी होती तो मजा आ जाता यार, क्यों? हाँ। यार, बस उसी की कमी थी। सही कहा। गाड़ी चलाते चलाते उनको सामने एक औरत दिखाई दी। उसे देख राजेश ने गाड़ी रोक दी। वो औरत लाल रंग के जोड़े में थी। उसने अपना चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। वेल, एक्सक्यूज मी, कहाँ जाना है आपको? अरे कहो तो कहीं छोड़ दूं मैं, क्यों? उस औरत ने सामने रास्ते की तरफ हाथ करते हुए दिखाया। राजेश ने उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहा। वो औरत गाड़ी के पिछले सीट में बैठ गई। वैसे मैडम, आप इतने सुनसान रास्ते में अकेली क्या कर रही थी? अरे आप जैसी खूबसूरत औरत को ऐसे अकेले घूमना शोभा थोड़ी देता है, क्यों? ऐसा कहकर राजेश और सुजीत ने गाड़ी के सामने वाले शीशे में उस औरत को देखा।
उसे देखते ही राजेश ने जोर से ब्रेक लगाया। उस औरत का चेहरा घूंघट के अंदर बिल्कुल काला दिख रहा था और खून से सना हुआ। उसके हाथ भी काले और खून से सने हुए थे। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? मंजिल तक नहीं जाना क्या? नेहा और मिहिर मुंबई में रहते थे। मिहिर जॉब के लिए राजस्थान से मुंबई आया था। एक कंपनी में जॉब लगने के बाद मिहिर बहुत खुश था। गांव में उसके माँ बाप रहते थे। मिहिर साल में 3-4 बार गांव आता जाता और अपने माँ बाप के साथ रहता। मिहिर की माँ हमेशा उससे शादी के लिए पूछती रहती। बेटा, कब तक तू ऐसे ही अकेला रहेगा? अब तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। मैंने लड़की देखना शुरू कर दिया है। अरे माँ, क्या तुम भी रोज एक ही बात पे अटक जाती हो? अरे कर लूंगा ना शादी, पहले कोई अच्छी लड़की तो मिल जाए, फिर देख लेंगे। वही तो मैंने अपने पास के गांव की कुछ लड़कियां पसंद की है। जब तुम गांव आओगे तब दिखाऊंगी। अरे जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो माँ। बस अब मुझे जॉब के लिए देर हो रही है, मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, चलो चलो, फोन रखता हूँ, बाय बाय। मिहिर ने कॉल कट किया और अपने काम के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचने के बाद उसने देखा कि एक नई लड़की ने जॉब ज्वाइन की है। मिहिर ने जब पहली बार नेहा को देखा, वो तभी उसे पसंद आ गई थी। धीरे धीरे मिहिर और नेहा के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। अब वो दोनों साथ ही काम करते, लंच करते। मिहिर घर जाते जाते नेहा को भी अपने बाइक से उसके घर पे ड्रॉप करता। देखते ही देखते नेहा भी मिहिर को पसंद करने लगी थी, लेकिन दोनों ही अपने मन की बात एक दूसरे को नहीं बता रहे थे। एक दिन मिहिर ने तय किया कि वो नेहा को प्रपोज करेगा। बाद में जो होगा देखा जाएगा। नेहा, मैं बहुत दिनों से ना तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। आई डोंट नो तुम कैसे रिएक्ट करोगी, बट मुझे लगता है कि अब कह देना चाहिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नेहा ने सर हाँ में हिलाते हुए कहा। मुझे लगा था कि शायद अब बूढ़े होने तक मुझे तुम्हारे प्रपोजल का वेट करना होगा। दोनों ने मुंबई में ही शादी कर ली। मिहिर ने गांव में कॉल करके अपने परिवार को ये खुशखबरी दी। अरे हम सब बहुत खुश हैं बेटा, बहुत खुश हैं। बस तुम दोनों अपना ख्याल रखना। और हाँ, अरे बहू को जल्दी गांव से लेकर आ। अब हमसे भी तो मिलवाएगा कि नहीं मिलवाएगा? क्यों? हाँ बाबूजी, जैसे ही हम दोनों को छुट्टी मिलती है हम वापस आ जाएंगे, ठीक है? एक दिन जब मिहिर और नेहा सो रहे थे, तब मिहिर को बहुत बुरा सपना आया और वो हड़बड़ाते हुए नींद से जाग गया। उसने देखा कि अभी रात के 3 बजे हैं और नेहा बड़े शांति से सो रही है। उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और चुपचाप सो गया। कुछ हफ्तों बाद मिहिर और नेहा को कुछ दिनों की छुट्टी मिल गई। दोनों ही गांव जाने के लिए निकल गए। मिहिर, मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली मैं आज सबसे मिलूंगी। मैं भी। अरे माँ बाबूजी तो कब से हम दोनों का वेट कर रहे हैं कि आओ बेटा, देखे तो सही कैसी बहुरिया लाए हो। मिहिर और नेहा को बीच रास्ते में ही रात हो गई। ओफो, अगर हम ऐसे ही जाते रहे तो हमें बहुत देर हो जाएगी। एक काम करते हैं, आगे जाकर ना एक बीच का रास्ता है, वहां से जाते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। तभी मिहिर की माँ का कॉल आता है। बेटा, तुम कहाँ हो दोनों? इतनी देर क्यों हो रही है? हेलो हेलो, हाँ माँ, हाँ हम बस पहुंच ही रहे हैं। अरे हेलो, मैं दुद्दू गांव के हाईवे पर हूँ। हाईवे? बेटा वहाँ से क्यों आए तुम? वहाँ से मत आओ बेटा, मेरी बात सुनो। कॉल कट जाता है। अरे यार, इस मोबाइल को भी अभी बंद होना था। उस सुनसान हाईवे पर जाते वक्त अचानक चमगादड़ मिहिर की गाड़ी के सामने से बड़ी तेजी से चला गया। मिहिर ने घबराकर जोर से ब्रेक मारा। ये क्या था मिहिर? पता नहीं, हो सकता है कि शायद कोई पंछी होगा। चलो आगे चलते हैं। ऐसा कहकर मिहिर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाकर उन दोनों को एक औरत रोड के साइड में खड़ी हुई दिखाई दी। मिहिर ने गाड़ी रोकी। उसने देखा कि एक औरत
लाल रंग के जोड़े में है और घूंघट से अपना चेहरा ढका हुआ है। आप कहाँ जाना चाहती हैं? उस औरत ने सामने की ओर इशारा किया। वो औरत पीछे वाली सीट पर बैठ गई। मिहिर ने गाड़ी शुरू की और थोड़ा आगे जाने के बाद मिहिर ने जब पीछे वाली सीट पर देखा तो वहां कोई नहीं था। मिहिर ने घबराकर जोर से ब्रेक मारा। क्या हुआ मिहिर? जरा आराम से, गाड़ी क्यों रोक दी? नेहा, नेहा, वो औरत जो अभी पीछे गाड़ी में बैठी थी, वो कहां गई? नेहा ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे वाली सीट खाली थी। वो दोनों बहुत डर गए। मिहिर ने बिना वक्त गवाए गाड़ी शुरू की, लेकिन वो औरत उनकी गाड़ी के सामने थी। मिहिर और नेहा गाड़ी के बाहर आए। कौन हो तुम? अचानक से कैसे गाड़ी के अंदर से गायब हो गई और अभी सामने खड़ी हो? कौन हो? मिहिर और कुछ बोल पाता उससे पहले ही उस औरत ने मिहिर की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा लिया। मिहिर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता रहा। नेहा ने उस औरत को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने नेहा को धक्का दे दिया। नेहा ने उस औरत से कहा, प्लीज प्लीज मेरे पति को छोड़ दो, मत मारो उसे। कम से कम मेरे बच्चे के लिए तो मेरे पति को मत मारो, प्लीज। बच्चे का नाम सुनते ही उस औरत ने नेहा की ओर देखा और मिहिर को छोड़ दिया। नेहा ने देखा कि उस औरत की आंखों से खून के आंसू आ रहे हैं। वो औरत एक डरावनी आवाज निकालकर रोने लगी और अगले ही पल वहां से गायब हो गई। मिहिर, तुम ठीक तो हो ना मिहिर? हाँ, मैं ठीक हूं नेहा, लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो? मुझे भी 2 दिन पहले ही पता चला। मैंने सोचा ये खुशखबरी मैं तुम्हें अपने घर गांव में जाकर दूंगी, माँ बापूजी की खुशी भी दुगनी हो जाएगी। लेकिन ये तो कुछ और ही हो रहा है। ये सब क्या था? कौन थी ये औरत? मुझे भी नहीं पता नेहा, लेकिन अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, तुरंत चलना चाहिए। जल्दी चलो, चलो गाड़ी में बैठो। सुबह की पहली किरण निकल चुकी थी। मिहिर और नेहा गाड़ी में बैठकर अपने गांव जाने के लिए निकल गए। गांव पहुंचकर उन्होंने सारी बात अपने परिवार वालों को बता दी। बेटा, जो तुम्हें औरत मिली थी उसे आज तक कई लोगों ने देखा है। लोग तो कहते हैं कि कई लोगों की वो जान भी ले चुकी है। लेकिन पिताजी, ऐसा क्यों? और वो औरत है कौन? मिहिर के पिता ने बताया, देखो बेटा, कई सालों पहले जब लड़का और लड़की की शादी उनकी छोटी उम्र में ही हो जाती थी ना, तो ऐसी ही प्रथा थी दुद्दू गांव में। और ऐसे ही 2 साल की लड़की की शादी 5 साल के लड़के से तय हुई थी। लेकिन ये बात ना लड़की की माँ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो इस शादी से खुश नहीं थी। उसने अपने घर वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, पूरा जी जान लगा दिया, मगर उसके घर वाले नहीं माने। तो उसने अपने सामने कोई रास्ता ना देखकर वो माँ अपनी बेटी को लेकर अपने घर से भाग गई। अब जिस हाईवे पर वो तुम्हें मिली, उसी हाईवे पर एक गाड़ी से टकराकर उस माँ बेटी की मौत हो गई। और कहते हैं कि तब से उसकी आत्मा उसी हाईवे पर भटक रही है और आने जाने वाले लोगों को दिखाई देती है। लेकिन पिताजी, उसने मुझे छोड़ क्यों दिया? शायद तुम्हारे बच्चे की वजह से। आखिर एक माँ ही तो दूसरे माँ का दर्द समझ सकती है ना बेटा। और नेहा ने जब बच्चे की बात की तो शायद उसके मन में ममता जाग गई हो, और उसने भी अपनी जान तो अपनी बेटी के लिए ही गंवाई है ना, बस। अपने ससुर की बात सुन नेहा के मन में उस औरत के प्रति एक भावना तो जाग उठी थी, लेकिन उस औरत का डर अभी भी नेहा के मन में बना हुआ था। इसीलिए शायद वापस मुंबई लौटते वक्त वो उस रास्ते से नहीं गई। सुना था कि 1000 भ्रष्टाचारियों का पाला जब जब किसी ईमानदार ऑफिसर के साथ पड़ जाता है तो उनकी नींदें हराम हो जाती हैं। लेकिन यह सुनी सुनाई बातें मैंने आईएएस ऑफिसर रणसिंघे में देखी, जिसने मुंबई में ड्रग सप्लाई करने वालों की नींदें हराम कर रखी थी, मरने से पहले भी और मरने के बाद भी। पैसा पूरा है, पूरे 250 ग्राम है, पर ये तू बेचेगा कहाँ? अक्खी मुंबई में तो ऑलरेडी सेट है, वहीं जहाँ कोई नहीं बेचता। मतलब बांद्रा फोर्ट। पप्पू को बंजर जमीन पर लहलहाती फसल उगाना अच्छा लगता है। जिस जगह की बात करते हुए तू इतनी डायलॉग बाजी कर रेला है ना पप्पू शाणे, वहाँ ड्रग्स बेचने वालों की मौत रहती है
आईएएस ऑफिसर का भूत रहता है उधर। जानता हूँ, वही आईएएस ऑफिसर ना जिसे 80 में मस्तान के मुर्गों ने बोरी में डालकर रस्सी में बांधकर वहीं बांद्रा फोर्ट के सामने समुंदर में फेंक के मार दिया था। अबे उस दिन से लेकर आज तक उस एरिया में जाकर जिसने भी ड्रग बेची है वो लाश बनकर ही वहां से लौटा है मेरी जान। बेकार की बातें हैं ये बड़े भाई, भूत प्रेत नहीं होते। काम वहीं से शुरू करेंगे अपन। उम्र में तुझसे बड़ा हूँ, मेरी बात समझ, मत जा उधर। छोड़ो ना बड़े भाई, तुम बस ब्रॉड स्क्रीन देखो, नोटों का आवन जावन देखो। आखे पुलिस डिपार्टमेंट को यही लगता है कि बांद्रा फोर्ट पर आईएएस ऑफिसर रणसिंघे का पहरा रहता है, इसलिए वो वहाँ राउंड नहीं लगाती। इसी बात का फायदा उठा के अपन वहीं से अपना काम ऑपरेट करेगा और लाखों करोड़ों कमाएगा। यही चपनी स्ट्रेटेजी है भाई। चलता हूँ। रुक, मुझे पता है तू आज के बाद यहाँ वापस कभी नहीं आएगा, इसलिए ये रख ले, मरने से पहले पूरी ऐश कर ले। थैंक यू भाई। बड़े भाई ने साफ शब्दों में पप्पू को समझाया था कि बांद्रा फोर्ट पर ड्रग्स बेचना मतलब रणसिंघे के भूत के हाथों मारे जाना, लेकिन खुद को बहादुर समझने वाले पप्पू की तो होनी उसे वहां बुला रही थी, वो रुकता भी कैसे। अरे पप्पू भाई, कोई भी नशेड़ी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हाँ भाई, सब बोल रहे हैं कि यहाँ आए तो रणसिंघे उन्हें मार देगा। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। भाई, रणसिंघे सच में आ गया तो? हम इतनी देर से यहाँ हैं, कोई आया? सब बकवास है मेरे छगन मगन, कोई भूत वूत नहीं होता, सब बनाई हुई कहानियां हैं। खैर, ये डर का माहौल बदलने में थोड़ा वक्त तो लगाएंगे, लेकिन ओपनिंग डे पर बोनी तो करनी पड़ेगी। कुछ पैसे हैं जेब में या फोकटो है ना भाई? ये 355 और मेरे पास भाई 150 हैं। जितने हैं बोनी के लिए बहुत हैं। ये पकड़ो, अब इसे बेचो या खाओ, माल तुम्हारा। पूरे 5000 का खालिस माल है, मौज करो। चलो अब, कल नए तरीके से फील्डिंग करेंगे। ओ गॉड, रणसिंघे! रणसिंघे के इलाके में ड्रग्स बेचने के जुर्म में रणसिंघे तुम तीनों को सजाए मौत देता है। मौत से बचकर भागना हो तो यहाँ आकर ड्रग्स नहीं बेचनी चाहिए थी। अब तेरी बारी। आज की कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अगर तुम गलत काम करते हो तो एक ईमानदार ऑफिसर से एक नहीं, दो नहीं, पूरे एक शहर की दूरी बनाकर रखो, क्योंकि वो मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाता है। शिरीष अपने ऑफिस में बैठा है, वो कुछ फाइल्स देख रहा है। फिर शिरीष एक फोन करता है। मिस्टर विपिन, प्लीज आइए, आपको थोड़ा वेट करना पड़ा इसलिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मिस्टर शिरीष, क्या मैं आपके काम पर भरोसा कर सकता हूँ? सर, आज तक हमारे किसी भी क्लाइंट को कोई शिकायत नहीं मिली है। मिस्टर शिरीष, मुझे आज रात को ही सारा काम पूरा करवाना है, क्योंकि कल से मेरे बंगले का रेनोवेशन शुरू हो रहा है। कोई बात नहीं सर, आपका काम हो जाएगा। मेरे पास एक्सपर्ट लोग हैं। आप एड्रेस दे दीजिए, आज रात को ही हम सारा काम पूरा कर देंगे। आपकी फीस? आप मेरे असिस्टेंट से बात कर लीजिए, वो आपको सब डिटेल्स दे देगा। ठीक है, आप आज रात मेरे बंगले पर पहुंच जाइए। ये रही बंगले की चाबी। बाय द वे,
आपके ऑफिस में लगी हुई ये पेंटिंग कुछ खास अच्छी नहीं है। मतलब रियल वाला फील नहीं आ रहा है। विपिन वहां से उठकर शिरीष से हाथ मिलाकर चला जाता है। शिरीष विपिन के इस रवैये से थोड़ा सोच में पड़ जाता है। सब ध्यान से सुनो। सबसे पहले टॉप फ्लोर के बेडरूम से शुरू करना है। अब एक एक बेडरूम में काम शुरू कर दो। इतनी सारी पोर्ट्रेट्स इतनी असली लग रही है कि ऐसे लगता है वो बोल उठेंगी, लेकिन सब चेहरे डरे हुए क्यों लगते हैं? बहुत अजीब है। रामलाल, अरे रामलाल कहां है यार? बहुत अच्छा काम किया है। रामलाल, ओ रामलाल, हरिया, ओ हरिया, कहां चला गया? ये क्या हो रहा है? रामलाल, हरिया, बालू, अरे कहां हो तुम सब? अरे ये किसकी फोटो एल्बम है? ये तो मेरे कामगार लोगों की फोटो है। ये यहां क्या कर रही है? हे भगवान, यहां मेरी फोटो भी है, लेकिन क्यों? मिस्टर विपिन, आप? हाँ मैं, लेकिन मैं कोई विपिन नहीं हूं। तो आप कौन हैं? और मेरे लोग कहां हैं? मैंने सबको खत्म करके उनके पोर्ट्रेट बना दिए हैं। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बचपन में मुझे पेंटिंग बनाने का शौक था, मगर मेरी पेंटिंग्स का लोगों ने हमेशा मजाक ही बनाया। मैं जब कॉलेज गया तब एक लड़की पर मेरा दिल आ गया। मैंने उसकी एक बढ़िया पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाई और उसे प्रपोज किया, मगर उसने मुझे ठुकरा दिया और मेरी पेंटिंग फेंक दी। ये देखकर कॉलेज के सभी लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। वही सोचते हुए मैं मोटरसाइकिल से अपने बंगले पर आ ही रहा था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं तड़पता रहा और मरते हुए यही सोचता रहा कि मैं ऐसी पेंटिंग्स बनाऊंगा कि लोग दंग रह जाएंगे। और फिर उस दिन से वो पिशाच बन गया और लोगों को मारकर उनके असली सर पेंटिंग में लगाने लगा। अब मैं जो चाहे कर सकता हूं। अब तुम्हारा नंबर है। नहीं नहीं, कोई मुझे बचाओ। कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े गुनाहों को नजरअंदाज किया जाता है। अगर वो गुनाह किसी गरीब के साथ हो जाए तो उसकी जरा भी दखल नहीं ली जाती, क्योंकि बड़े शहरों में छोटे और गरीब लोगों की कीमत रास्ते के किसी धूल से ज्यादा नहीं होती। ऐसे ही एक गुनाह के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। रात के समय एक वकील अपना सारा काम खत्म करके अपने घर की ओर चलता हुआ जा रहा था। बीच में ही एक आध गाड़ी उसके पास से बड़ी तेजी से गुजर जाती थी, इसलिए वो फुटपाथ पर से चल रहा था। चलते चलते अचानक उसकी नजर फुटपाथ पर पड़े सूखे हुए लाल रंग के धब्बों पर गिरी और वो डर गया। अरे बाप रे, ये तो खून लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये खून नहीं हो सकता। लगता है किसी ने पान खाकर थूका है। कैसे कैसे लोग रहते हैं इस शहर में। इन्हें दीवार कम पड़ी कि अब फुटपाथ पर भी थूकने लगे। फुटपाथ की वो हालत देखकर वकील को बहुत बुरा लगा और वो फिर से अपने घर की ओर चलने लगा। कुछ कदम चलते ही वो अचानक रुक गया। उसका शरीर किसी लाठी की तरह अकड़ गया। धीरे धीरे उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। किसी ने पान खाकर नहीं थूका, वो खून ही है। इंसाफ होगा,
मैं करूंगा इंसाफ। अगले दिन सुबह के वक्त मदन और पवन चलते हुए अपने कॉलेज जा रहे थे। चलते चलते वो भी उसी फुटपाथ पर आकर रुक गए जहां वो लाल धब्बे थे, पर अब वो धब्बे थोड़े से मिटने लगे थे। लोगों के पैरों के नीचे घिस घिस कर वो लगभग ना के बराबर हो गए थे। मैंने तुझसे कहा था कि इस रास्ते से नहीं आते। पागल मत बनो, रात की बात को भूलना इतना भी आसान नहीं है। जो हमने देखा और किया है उसके बाद तो मेरी जिंदगी जैसे खराब हो गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। जो हमें करना था वो हमने रात को ही कर दिया है और उसका नतीजा तो तुम देख ही रहे हो। हम अभी तक सुरक्षित हैं। अगर किसी को पता चल गया तो तब हमारा क्या होगा? किसी को पता तब चलेगा जब हम दोनों में से कोई उन्हें वो बात बताए। मैं तो किसी को नहीं बताने वाला, पर मुझे तुझ पर बहुत शक हो रहा है। साले तेरे पेट में कोई बात नहीं रहती। मैं भी किसी से कुछ नहीं कहूँगा। ऐसी बात करने की मेरी हिम्मत भी नहीं होगी। अच्छा है, देख हमने जो किया उससे किसी को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। शहर में ये आम बात है, इसलिए अब इस बात को यही भूल जा। हाँ, शायद यही हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब चल, कॉलेज के लिए देर हो रही है। दोनों फिर से कॉलेज की तरफ जाने लगे। वो दोनों जा ही रहे थे, तभी अचानक उनके सामने एक पुलिस की गाड़ी आकर रुक गई। वो दोनों बहुत डर गए। पवन के तो डर के मारे पैर भी कांपने लगे। गाड़ी के अंदर से 2 पुलिस वाले उतरे और उनके पास आए। क्या तुम दोनों ही पवन और मदन हो? पवन की डर के मारे आवाज ही नहीं निकल रही थी, इसलिए मदन ने उनसे बात की। जी हाँ, मैं मदन हूँ और यह है पवन। क्या बात है सर? क्या हुआ? तुम दोनों को हमारे साथ थाने चलना होगा। पर बात क्या है सर? हमने क्या किया? वो सब थाने जाकर पता चलेगा। चलो हमारे साथ। पुलिस वाले मदन और पवन को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर थाने ले गए। जब वो थाने पहुंचे तब वहां वो वकील बैठा हुआ था। पुलिस वाले ने उन दोनों को वकील के सामने बिठाया। क्या बात है सर, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए? मैं बताता हूँ। पुलिस को 5 लाशें मिली है। 5? हाँ, क्या हुआ? तुम्हें इन लाशों के बारे में कुछ पता है क्या? नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो मुझे ये बताओ कि कल रात तुम दोनों कहाँ थे? मदन और पवन ऐसे चुप हो गए जैसे वकील की बात उनके कानों तक पहुंची ही ना। देखो, चुप रहने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। इन्हें तुम दोनों पर शक है, क्योंकि जहाँ से लाशें मिली हैं वहाँ से एक आदमी ने तुम्हें कल रात गुजरते हुए देखा था। किसने? वो मैं नहीं बता सकता। देखो, मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, इसलिए सब सच सच बताओ। मैं आपको सब सच सच बताता हूँ सर। नहीं, मैं बताता हूँ। तुम तकलीफ मत लो और रोना बंद करो। मदन कल रात की पूरी कहानी पुलिस और वकील को बताने लगा। कल शाम कॉलेज से घर आने के बाद हमने बाहर खाने का तय किया, क्योंकि कल इस पवन का बर्थडे था। तो हमने सोचा कि बाहर सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए हम गए और खाना खाकर वापस घर आ गए। फिर पूरी रात हम घर में सो रहे थे। सच बोल रहे हो? हाँ सर। खुद की गाड़ी लेकर गए थे? नहीं सर, टैक्सी से गए थे और आते वक्त टैक्सी अपने पुल के पास खराब हो गई थी, इसलिए हम नीचे उतरे थे। तभी हमें किसी ने वहाँ शायद देख लिया होगा, पर टैक्सी ठीक होते ही 10-15 मिनट में हम वहाँ से चले गए थे। थोड़ी देर के लिए कोई कुछ नहीं बोला। वो सन्नाटा मदन और पवन को बहुत तकलीफ दे रहा था। ठीक है, कल कोर्ट में सुनवाई है, इन्हें वक्त पर ले आना। यस सर। वकील थाने के बाहर आया और अचानक उसके पैर रुक गए। इंसाफ, इंसाफ। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। वकील, पुलिस वाला, मदन और पवन वहां मौजूद थे। जज साहब, ये दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और पुलिस को इन दोनों पर शक है कि इन्होंने 5 खून किए हैं। मैं इनका वकील हूँ, पर फिर भी मैं पुलिस और इस अदालत को बताना चाहूँगा कि मुझे इन दोनों पर शक नहीं, बल्कि पूरा यकीन है कि वो 5 खून इन दोनों ने ही किए हैं। वकील की ये बात सुनकर दोनों डर गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वकील उन दोनों के पास गया। मुझे पता है कि उस रात तुम दोनों अपनी गाड़ी लेकर आए थे और वो सारे कत्ल तुमने ही किए हैं। अब तुम सच बताते हो या मैं बताऊं?
मैं बताता हूँ। पवन नहीं, चुप कर, मैं अपने गिल्ट में नहीं जी सकता। मदन को चुप करके पवन ने सारी हकीकत बताना शुरू किया। उस दिन मेरा बर्थडे था, इसलिए हम बाहर पार्टी करने गए थे और हम किसी की टैक्सी में नहीं, मेरी गाड़ी में गए थे। गाड़ी मदन चला रहा था। घर लौटते वक्त हमने बहुत शराब पी रखी थी। यार पवन, ये रास्ते के गड्ढे बहुत तकलीफ दे रहे हैं। मुझे भी इन गड्ढों की वजह से उल्टी आ रही है यार। थोड़ा धीमे चलाओ। नहीं, मेरे पास उससे भी अच्छा आइडिया है। क्या? दिखाता हूँ। मदन ने गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी और तेजी से भागने लगा। अब कोई गड्ढा हमारी स्पीड कम नहीं कर सकता। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, तभी 4-5 स्पीड ब्रेकर अचानक नीचे आ गए और इस झटके से हमारी गाड़ी बंद पड़ गई। हमने नीचे उतर कर देखा तो हम बुरी तरह से डर गए, क्योंकि हमारी गाड़ी के नीचे स्पीड ब्रेकर नहीं, फुटपाथ पर सोए हुए 5 गरीब लोग आ गए थे। उनके शरीर खून में लथपथ थे। अब हम क्या करेंगे मदन? हमसे खून हो गए। मुझे बहुत डर लग रहा है मदन। चुप कर, चिल्ला मत। अब पूरी दारू उतर गई। आसपास कोई नहीं है। हम एक काम करते हैं, इन सभी लाशों को उठाकर नीचे नाली में फेंक देते हैं। वैसे भी इन भिखारियों का कोई नहीं होता, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाद हमने सारी लाशों को नीचे नाली में फेंक दिया और गाड़ी लेकर वहां से भाग गए। पवन का बयान सुनने के बाद अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। पुलिस जब उन्हें थाने ले गई तब वकील भी वहां था। मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। पुलिस ने उन तीनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया। आखिर कौन हो तुम? क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा? क्योंकि तुम मेरे भी गुनहगार हो। वकील की बदली हुई आवाज सुनकर दोनों घबरा गए। मैं एक LLB ग्रेजुएट था, पर मेरे पास नौकरी नहीं थी। उस रात मेरे पास सोने के लिए भी जगह नहीं थी, इसलिए उस फुटपाथ पर भूखा पेट सोने की कोशिश कर रहा था। तुम लोगों ने वहां भी चैन से सोने नहीं दिया। मैंने खुद को और उन गरीबों को इंसाफ दिलाया है। अब मेरा काम पूरा हुआ। वकील का शरीर फिर से लकड़ी की तरह जड़ गया और वहां से गायब हो गया। मदन और पवन ये सब देखकर थर-थर कांपने लगे। जैसे भाई जी, ये रही कल की शादी के आए सामान की पूरी लिस्ट। तुमने सब ठीक से चेक किया है ना? कुछ छूटा तो नहीं है? भाई जी, आप छूटने की बात करते हैं। यहाँ तो 10 थाली, 20 चम्मच, 2 चादरें और 1 तकिए पर बाराती मोर्चा मार गए। जब से मैंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने का काम शुरू किया है ना सोनू, तब से एक बात तो चल गई। पूछ लिया, बताइए क्या? बचपन में मैं अड़ोसी पड़ोसी के घरों में अलग अलग प्लेट गिलास देखकर हमेशा हैरान रहता था कि इनके बर्तन अलग अलग क्यों होते हैं। कोई शौक है या आदत? लेकिन अब जाकर पता चला कि ये न तो शौक है न तो आदत। उन्होंने तो वो बर्तन शादी के बारातों में जाकर इकट्ठा किए थे। मतलब दुनिया की ये आदत बाबा आदम के जमाने की है। सही बोला भाई जी, तीर एकदम निशाने पर है। एक्सक्यूज मी जी, कहिए। मेरा नाम वीर है। मैं IT कंपनी सुपरजेट का मैनेजर हूँ। मुझे अपनी कंपनी के लिए आपके हॉल में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवानी है। जरूर करवाइए, बस इतना बता दीजिए कि लोग कितने होंगे और पार्टी किस दिन करवानी है। पार्टी कल करनी है और लोग करीब 100 के आसपास होंगे। खाना और डेकोरेशन ऐसे होना चाहिए कि हमारा बॉस खुश हो जाए बस। अरे आप टेंशन मत लीजिए, हमारा खाना और डेकोरेशन दोनों लाजवाब है। आपके 100 के 100 लोग खुश होकर ही जाएंगे। बस आप एडवांस दे दीजिए। डेकोरेशन और खाना मिलाकर 15 लाख होंगे। आपको 20% एडवांस देना पड़ेगा। ठीक है, आप ये 5 लाख रखिए। चलो, सब कुछ समय से पहले ही रेडी हो गया है। ये क्या?
कोल्ड ड्रिंक ठंडी क्यों नहीं है? सोनू, सोनू, ये फ्रिज में पानी और कोल्ड ड्रिंक ठंडी क्यों नहीं हो रही है? माफी भाई जी, वो मैं आपको बताना ही भूल गया कि फ्रिज खराब हो गया है। माफी के बच्चे, आज पार्टी है और तू बताना भूल गया कि फ्रिज खराब है? अरे बुड़बक कहीं के, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? नए नए काम की बैंड क्यों बजवाने पर तुला है यार? अब पार्टी में जो गेस्ट आएंगे उनको कोल्ड ड्रिंक ठंडा पानी कैसे पिलाएंगे, बता मुझे। भाई जी आप गुस्सा मत होइए, मेरे पास एक जुगाड़ है। स्टोर रूम में एक बहुत पुराना फ्रिज रखा हुआ है जो चालू हालत में है। आज हम उसी से काम चला लेते हैं, कल बदल लेंगे। क्या कहते हैं भाई जी? इसके अलावा हमारे पास किसी और भैंस का चारा है क्या जो पूछता है क्या कहते हैं भाई जी? चल स्टोर रूम, दिखा मुझे फ्रिज। ये है भाई जी, शहंशाह है जुगाड़ू फ्रिज। पक्का चालू है ना? झूठ बोलूं तो कौवा काटे भाई जी। ठीक है, तू जा किचन देख, मैं इसे सेट करता हूँ। जी भाई जी। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो समय पर जुगाड़ हो गया, वरना नया फ्रिज खरीदना पड़ता। खोलो खोलो, मुझे बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा। खोलो प्लीज। ये आवाज तो फ्रिज के अंदर से आ रही है, मगर उसमें तो मैंने कोल्ड ड्रिंक ही रखी है। उसके अंदर तो कोई नहीं हो सकता। फिर ये आवाज? ये मैं कहां आ गया? ये कौन सी जगह है? भाई साहब सुनिए, भाई साहब आप रो क्यों रहे हैं? कौन है आप? भाई साहब कुछ बोलिए ना। ऐसे ऐसे मत देखिए भाई साहब, मुझे डर लग रहा है। आपका नाम क्या है? जल्दी से भाई जी को बता दूं कि पानी का टैंकर बिना पैसे लिए नहीं आएगा। भूल गया तो फिर से भाई जी की डांट खानी पड़ेगी। भाई जी! भाई जी! भाई जी क्या हुआ भाई जी? भाई जी! क्या हुआ था मुझे? पता नहीं भाई जी, आप बस यहाँ बेहोश पड़े थे। ऐसे ऐसे मत देखिए भाई साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपका नाम क्या है? विक्की, विक्की नाम है मेरा। क्या सोच रहे हैं भाई जी? कुछ नहीं। खाना रेडी हुआ? खाना तो रेडी हो गया है भाई जी, पर वो पानी के टैंकर वाला पिछला बकाया भी मांग रहा है। ठीक है, ये ले। किसी और का भी बकाया हो तो वो भी चुका देना। जी भाई जी, पर आप... मैं ठीक हूँ, तू जा। काम तो अच्छा हुआ है, क्या कहते हो? वाकई डेकोरेशन गजब है। बस खाना भी डेकोरेशन जैसा ही हो। चिंता मत कीजिए सर, यहाँ सब कुछ गजब ही होता है। एक गजब आइटम और है हमारे पास, आइए दिखाते हैं, तबीयत खुश हो जाएगी। चलो देखते हैं। ये देखिए सर। वाओ, ये फ्रिज तो एंटीक पीस लग रहा है। मदन, इस फ्रिज का एंटीक दिखना ही इस फ्रिज की खासियत है या कुछ और भी खासियत है इसमें? इस फ्रिज के पीछे एक कहानी छुपी है, वो बहुत खास है।
कौन सी कहानी? विक्की को तो जानते ही होंगे आप लोग। तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं बहुत जल्द कंपनी का मैनेजर बनने वाला हूँ और मैनेजर बनते ही तुम्हारा ये भाई TMW कार से आना जाना करेगा। ये तो बहुत खुशी की बात है, क्यों दोस्तों? हाँ हाँ। चीयर्स। विक्की, तू मैनेजर बनते ही हम पर रौब तो नहीं झाड़ेगा ना? रौब तो नहीं, पर हाँ, तुम लोग टाइम पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करोगे तो थोड़ा डांटूंगा जरूर। हमें डांटेगा तू? अपनी तरक्की से हमें जलाएगा तू? ये ले। साले, नौकरी तुझे दिलाई हमने इस कंपनी में और तू हमसे आगे निकलेगा? ये ले साले। जब तू इस दुनिया में रहेगा तभी तो मैनेजर बन के डांटेगा ना हमें। ये मेरी तरफ से तुझे प्रमोशन का तोहफा। मौत। इससे पहले कोई आ जाए, इसे फ्रिज में डाल देते हैं। थोड़ी देर में इसकी लाश को जंगल में फेंक आएंगे। हाथ लगाओ, चलो। खोलो, खोलो, मुझे बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा, मुझे बाहर निकालो। हम पकड़े तो नहीं जाएंगे। वीर का प्लान कभी फेल नहीं होता। तुझे विक्की के बारे में कैसे पता? इत्तेफाक से तुम लोगों ने विक्की को इसी फ्रिज में बंद किया था, जिसे इस होटल के पुराने मालिक ने खरीदा था और स्टोर में पड़ा था। इस फ्रिज में विक्की बैठा है। उसी ने मुझे बताया कि तुम तीनों को लेने आया है। कहानी तो जबरदस्त बनाई है तूने, लेकिन ये कहानी तू किसी और को नहीं सुना पाएगा। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। विक्की? हाँ, विक्की, जो तुम जैसे आस्तीन के सांपों को उनकी सजा देने आया है। नहीं विक्की नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। हम दोस्त हैं। दोस्त होते तो बताओ मुझे मारा क्यों? भगवान तुम जैसे धोखेबाज और जलनखोर दोस्त किसी को ना दे। तैयार हो जाओ। हमें बाहर निकालो, छोड़ दो हमें। ये क्या था भाई जी? एक ऐसा किस्सा जिस पर हम दोनों के अलावा कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा हुआ भी था। अगर तू लोगों के आगे पागल नहीं कहलाना चाहता तो इस किस्से को अपने सीने में ही दफन कर ले। ये कहानी है जमशेदपुर की। जमशेदपुर में एक झुमरी महल था, जिसे लोग भूतिया महल के नाम से भी जानते थे। वहां के लोगों का कहना है कि झुमरी महल में किसी औरत का साया छत पर घूमता है। यहाँ तक कि लोगों को चिल्लाने की आवाज भी आती है, जिस वजह से लोग 8 बजे के बाद झुमरिया महल के आसपास भी नहीं जाते थे। फिर कुछ सालों बाद झुमरिया महल में एक घटना घटी। 3 लोग अपनी कार से जा रहे थे, पिंटू, राजू और रानी। ये लोग अपना रास्ता भटक गए। पिछले 1 घंटे से सही रास्ता ढूंढ रहे थे। रात होती ही जा रही थी। तभी
राजू की गाड़ी को झटका लगा और झुमरी महल के सामने आकर गाड़ी रुक गई। गाड़ी बंद हो गई। क्या यार, पूरा प्लान चौपट कर दिया। वाओ, देखो क्या महल है। मैं तो बोलती हूँ इसी महल में रुक जाते हैं। पागल है क्या? कितना डरावना लग रहा है। फट गई क्या? मेरी 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 क्यों फटेगी? अरे चलो, यहाँ रुकना है ना, तो यहीं रुकते हैं। मुझे तो ये महल डरावना नहीं बल्कि रोमांटिक लग रहा है। ऐसे पुराने महल में रोमांस करने का अलग ही मजा है। अगर अब तुम दोनों लव बर्ड्स की बातें खत्म हो गई हो तो अंदर जाकर देखें। तीनों महल की ओर बढ़ते हैं। मेन गेट से अंदर आते ही गेट बंद हो जाता है। ये देखकर पिंटू डर के मारे कांपने लगता है। तुम लोग अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये तेरा ससुराल नहीं है, ऐसे अकेले कहाँ जा रहा है? सुसु करने। वहां भी साथ आओगे क्या? जा जा। राजू और रानी एक कपल थे जिनकी बहुत जल्द शादी होने वाली थी। पिंटू दोनों का क्लोज फ्रेंड था। पिंटू झाड़ियों के बीच चला गया पेशाब करने। तभी उसका ध्यान सामने की ओर गया। तभी उसे दिखाई दिया कि एक परछाई छत पर घूम रही थी। अब उसका डर और बढ़ गया। वो दौड़ते हुए अपने दोस्तों के पास गया। यहाँ महल के अंदर राजू और रानी मेन हॉल में पहुंच चुके थे। उन्हें दिखाई देता है कि पिंटू पहले से सोफे पर बैठा है। अबे कमीने, तूने तो हमें डरा ही दिया। इतनी जल्दी अंदर कैसे आ गया? पिंटू कुछ नहीं बोलता है, वो वहीं बैठा रहता है। राजू और रानी महल की सीढ़ियां चढ़ने लगे और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो सोफे पे बैठा है वो पिंटू नहीं बल्कि कोई और है। सोफे पर बैठा पिंटू उन दोनों को घूरता जा रहा था। रानी, एक किस तो दे। हाथ छोड़, कोई देख लेगा। यार, यहाँ कौन देखेगा? भूल मत, यहाँ पिंटू भी है। किस विश शादी के बाद। यार, कम से कम एक हक तो दे। रानी राजू को गले लगाती है। रानी की नजर पिंटू पे जाती है। पिंटू रानी को डरावनी नजरों से देख रहा था। पिंटू की आंखें लाल हो चुकी थी। रानी जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्या हुआ रानी? रानी पिंटू की तरफ इशारा करती है। राजू उस तरफ देखता है पर वहां कोई नहीं होता। राजू पीछे मुड़ता है तो रानी भी गायब हो गई होती है। रानी, रानी! राजू यहाँ वहां रानी को ढूंढ रहा है और ढूंढते हुए छत की ओर बढ़ता है। छत पर राजू की नजर रानी पर जाती है। वो गिरने ही वाली होती है कि राजू उसे पकड़ लेता है। तू पागल है? अभी छत से नीचे गिर जाती तू। तेरी हिम्मत कैसे हुई रानी का हाथ पकड़ने की? तू मुझे डरा रही है? रानी के शरीर में झुमरिया महल की रानी घुस गई थी। हाथ छोड़ मेरा। नहीं तो क्या करेगी? बोलना। मुझे डरा रही है आवाज बदल के? रानी ने राजू का गला पकड़ के हवा में उठा लिया। राजू का दम घुटने लगा। रानी की आंखें लाल थी, उसके बाल उड़ रहे थे और वो अब किसी भूतनी से कम नहीं लग रही थी। तूने इस महल की रानी का हाथ पकड़ा, इतनी गुस्ताखी। इस गुस्ताखी की सजा तुझे जरूर मिलेगी। तभी छत की दूसरी तरफ से पिंटू ने जोर से चिल्लाया, राजू! पिंटू की चीख से रानी ने राजू का गला छोड़ दिया और वो खुद बेहोश हो जाती है। भाई, भाई चल यहाँ से। लगता है रानी किसी काले साये के वश में है। नहीं यार, तू रुक, मैं रानी को देखता हूँ। भाई नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। जल्दी यहाँ से निकलते हैं। वो मुझे मारने वाली थी। वो तुझे भी मार देगी। वो हमारी रानी नहीं है, वो कोई और है। पिंटू डर डर के रानी के पास गया, रानी को उठाने लगा। पिंटू देखता है
कि रानी सांस नहीं ले रही है। राजू देख, रानी सांस नहीं ले रही है। उस काली शक्ति ने रानी को मार दिया। पिंटू और राजू दोनों एक साथ रोने लगे। तभी छत का दरवाजा अपने आप जोर जोर से पटकने लगता है। ये देख के राजू पिंटू के रोंगटे खड़े हो गए और तभी रानी अचानक से जिंदा हो गई। मुझे बचाओ, बचाओ, वो मुझे मार देगी, मार देगी। हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। हाँ, जल्दी चलो। तीनों एक साथ हाथ पकड़ के और डरे डरे झुमरिया महल की सीढ़ियां उतर रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना। वो लोग जैसे ही नीचे पहुंचे, महल का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हम मारे जाएंगे। कुछ नहीं होगा हमें। मुझे पता है नीचे से एक रास्ता बाहर की तरफ जाता है। हम वहां से अपनी कार लेके चले जाएंगे। शांत रहो, शांत रहो। नहीं, वो काला साया हमें मार देगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम बच सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए। पिंटू सबको महल के पिछले दरवाजे से बाहर ले जा रहा था। उन्हें पता नहीं था कि उनका पीछा काला साया कर रहा था। तीनों सही सलामत महल के बाहर पहुंच गए। तभी वो काला साया रानी के पैर पकड़ के खींचने लगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ। पिंटू और राजू पीछे मुड़े बिना ही रानी को अपने साथ खींचकर कार की ओर ले गए। जैसे तैसे वो लोग झुमरिया महल के गेट के बाहर निकले। तुम लोग कार में बैठो, कार में चलाता हूं। कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। झुमरिया महल से हर तरह की आवाजें आ रही थी। हंसने की, रोने की, चिल्लाने की। हर तरफ से इतना शोर होने के चलते राजू के कान से खून निकलने लगा। और तभी कार स्टार्ट हो गई। हम बच गए, भगवान का शुक्र है। कार चलती जाती है। कार के साइड मिरर में दिखाई देता है महल के झाड़ियों में पिंटू की लाश पड़ी होती है। तू तो बोल रहा था तुझे कार ड्राइव करने नहीं आती है। फिर पिंटू ने अपना सर अगले दिन झुमरिया महल के पास कार एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत।